नमस्कार साथियों, मेरा नाम है योगेश राजपूत और आपका स्वागत है राजपूत साइंस एंड रिसर्च सेंटर बोड़ा, जिसमें अपने पिछले वीडियो में चर्चा की थी भारत शासन अधिनियम 1909 के बारे में। और जैसा कि आपको पता है कि आज हम चर्चा करेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में। तो मैं और आपसे एक निवेदन है कि जब आप वीडियो देखें तो पेन और कॉपी लेकर साथ में बैठे और जो महत्वपूर्ण बात रहे उसको नोट करते चले। तो आज हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भारत शासन अधिनियम 1909 का एक और नाम था मार्लियामेंटो। इसी प्रकार इसी एक्ट को एक अन्य नाम से जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। क्योंकि आपको मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। पिछले वीडियो में जब अपन ने भारत शासन अधिनियम 1858 पढ़ा था, उसमें आपको बताया था कि मैंने एक सचिव पद बनाया गया था। इस प्रकार इस अधिनियम में सचिव है मॉन्टेग्यू और वायसराय कौन है? चेम्सफोर्ड। ठीक है, क्योंकि मैंने कल आपको याद रखने की ट्रिक बताई थी। भारत शासन अधिनियम 1909 छोटा है तो उसका नाम मार्लियामेंटो, छोटा नाम। भारत शासन अधिनियम 1909 से 1919 बड़ा है, इसलिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड बड़ा नाम है। अब अपन देखते हैं कि इस अधिनियम की जरूरत क्यों पड़ी। तो आप सभी जानते हैं शासन मतलब प्रशासन में सुधार करने के लिए। सीधी सी बात है कि अंग्रेज अपना शासन किस प्रकार भारत पर करें, इन चीजों के लिए बीच बीच में संवैधानिक सुधार लाते रहते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1909 की। इसमें मैंने आपको बताया कि इस अधिनियम की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि भारत पर अंग्रेज शासन कर रहे हैं तो उसमें कुछ संवैधानिक सुधार भी करना जरूरी है। क्योंकि अपन अगर थोड़ा सा और बैकग्राउंड में चलें, जब कंपनी का शासन था, तो मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ आपको। 1773 से लेकर तो 1858 या 53, जब अपन ने ली थी डेट, 58 मान लेते हैं, तक कंपनी का शासन रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा तो उन्होंने भारतीयों पर अत्याचार ज्यादा किया और सुधार कम किए। उसके बाद 1858 के बाद यहाँ शासन किसने ले लिया था? क्राउन ने लिया, तो उसने बीच बीच में भारतीयों के लिए कुछ सुधार भी किए। उसी का परिणाम भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में अपन पढ़ेंगे। इस अधिनियम को 1917 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया गया, पारित किया गया और इसे 1921 में लागू किया गया। 1921 में लागू किया गया, परंतु इसका नाम क्या है? भारत शासन अधिनियम 1919। अब इसमें अपन आगे देखेंगे कि इसमें क्या क्या प्रावधान रहे हैं। तो प्रावधानों के बारे में रोक लियो, चल। अब इसमें अपन पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रावधान रहे हैं। तो इसमें अपन पहला प्रावधान देख लेते हैं, इसकी सभी तैयारी करते हैं। हालांकि सभी प्रावधानों को पढ़ेंगे। तो पहला प्रावधान है प्रांतों में आंशिक रूप से शासन। प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन। इसमें अपन पढ़ेंगे, इस प्रावधान में दो प्रकार के दो विषयों में बांट दिया गया गवर्नमेंट को। कौन कौन से? एक है आरक्षित विषय, इसी के अंतर्गत आरक्षित, जिसे रिजर्व आरक्षित विषय। इसको मैं आपको थोड़ा सा वर्तमान स्वरूप से जोड़कर बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा है हस्तांतरित विषय, जिसे कहेंगे अपन रिजर्व सब्जेक्ट।
और ये रहेंगे आपके ट्रांसफॉर्म्ड सब्जेक्ट। तो जो रिजर्व विषय है ये किसके पास रहेंगे? गवर्नर के पास। किसके पास? गवर्नर के पास। देखो थोड़ा सा मैं आपको और आसानी से आपको समझा के बताता हूँ कि कोई भारत है, भारत में भी दो प्रकार की गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट जिससे पीएम, और एक स्टेट गवर्नमेंट जिसमें सीएम। अब आप जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी पावर दो के हाथ में रहती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक प्रेसिडेंट होता है और एक पीएम होता है, यानी उसकी मंत्रिपरिषद। इसी प्रकार स्टेट में भी एक गवर्नर होता है और एक सीएम होता है और उसकी मंत्रिपरिषद होती है। इसी प्रकार अपन इसमें देख रहे हैं कि प्रांतों को भी दो भागों में बांटा गया, आरक्षित विषय में और हस्तांतरित विषय में। तो जो आरक्षित विषय है, जो रिजर्व विषय है, वो किसके पास है? गवर्नर के पास। और जो हस्तांतरित विषय है वो किसके पास है? परिषद के पास, यानी मंत्रिपरिषद मान सकते हैं, यानी मंत्रियों के पास, जो इलेक्टेड होके आते हैं, मंत्रियों के पास। तो आपको इतना समझ में आ रहा है कि अपन तुलना किससे कर रहे हैं? वर्तमान स्वरूप से। इसी प्रकार संविधान का विकास हुआ है। ये ऐसे ही नहीं बन गए कि सीएम बन गए, पीएम बन गए, गवर्नर, राष्ट्रपति सब बन गए। ये इनसे ही एक प्रोसेस रही है। मैंने आपको पहले बताया है कि जो अपना संविधान है वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की देन नहीं है। उसका संवैधानिक विकास इसलिए पढ़ना जरूरी है, किस किस प्रकार कौन कौन से ऐसे मोड़ आए जिनसे हमने सीखा और संविधान में उसको लिया। इन दोनों विषयों को मिलाकर ही अपन द्वैध शासन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वैध शासन। यानी राज्यों में द्वैध शासन। केंद्र में नहीं है, ध्यान रखना है, केंद्र में भी नहीं है। केंद्र में आएगा भारत शासन अधिनियम 1935 में, और राज्यों में चल रहा है 1919 के एक्ट से। इतना आपको समझ में आए, नोट कर लें। नहीं आए तो आप एक बार और रिवाइज करके वीडियो को देख सकते हैं। अब हमने भारत शासन अधिनियम 1919 में पहला प्रावधान डिटेल से पढ़ा है। अब पढ़ेंगे अपन दूसरा प्रावधान, द्विसदनात्मक केंद्रीय विधानसभा का निर्णय। अब थोड़ा सा इसको मैं वर्तमान स्वरूप से बताऊंगा तो आपको समझ में जाएगा। आपको सभी को पता है कि जो अपनी केंद्र सरकार है, जो केंद्र सरकार है उसका कानून कौन बनाती है? उसके अधीन संसद के कितने सदन है? 2, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, इसे अपन द्विसदनात्मक कहेंगे, 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। जबकि अपन ने इसे थोड़ी देर पहले देखा था तो द्वैध शासन था, 2 लोग शासन कर रहे थे जनता पर। जैसे वर्तमान स्वरूप में अगर अपन देखें, 2 सरकार अपन पे शासन करती, एक केंद्र सरकार करती है और एक राज्य सरकार भी करती, तो ऐसा इसमें था। तो अब अपन पढ़ेंगे केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, तो लोकसभा और राज्यसभा। इसी में केंद्रीय विधानसभा को 2 भागों में बांटा गया था। कौन कौन सी में? एक केंद्रीय विधानसभा और दूसरा था राज्य परिषद। अब थोड़ा सा आप ये ध्यान रखना है कि इसको राज्य परिषद बोल रहे हैं, इसके लिए मतलब प्रांत की नहीं बोल रहे हैं। राज्यसभा से आप तुलना कर सकते हैं इसका, तो इसका लोकसभा से तुलना कर सकते हैं। तो आप इसमें कितने सदस्य थे? 143। इसमें टोटल सदस्य थे 143 और इसमें टोटल सदस्य थे 60। कितने थे? 60। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 545। हालांकि संविधान में 550 लिखे हुए हैं, आपको इस चीज का ध्यान रखें। और यहाँ पर एलोटेड सीट 245 और संविधान में 250। समझ में आ रहा है आप सभी को कि किस तरह भारतीय संवैधानिक विकास हुआ है? पहले ये चीजें आई, फिर ये चीजें आई, पर आपने क्या है कि ये चीजें पढ़ी नहीं होगी और ये चीजें पढ़ी होगी, इसलिए मैं आपको इससे रिलेट करके बता रहा हूं। ठीक है। अब इसमें भी इनको 2 भागों में बांटा गया है।
इलेक्टेड सदस्य यानी जो निर्वाचित होकर आए, निर्वाचित, और दूसरे मनोनीत। हो सकता है आपको नीचे नहीं दिख रहा हो, मैं ऊपर लिख दूंगा इलेक्टेड। इलेक्टेड इस 143 में से कितने थे, दूसरे पेन से लिखने का प्रयास करता हूँ, 103। और मनोनीत कितने रहेंगे, 40 सदस्य। इसी प्रकार आपको याद होना चाहिए कि 245 में राज्यसभा में राष्ट्रपति को 12 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है। तो ये कहां से आया था, भारत शासन अधिनियम 1919 में दी संविधान में। अब इसमें भी अपन ने, आपको याद होना चाहिए कि इसमें भी अपन ने आरक्षण दे रखा है, दे रखा है कि नहीं दे रखा है वर्तमान में। जैसे आप पंचायत चुनाव में देखते हो 33%, 50% महिलाओं के लिए, ओबीसी के लिए अलग, जनरल के लिए अलग, एसटी के लिए अलग, एससी के लिए अलग। इसी प्रकार पहले भी था। पहले इनमें से 30 सदस्य मुस्लिमों के लिए थे, मुस्लिम्स के लिए, 2 सिख के लिए, 51 जनरल के लिए, इन सामान्य सीट जिसे अपन कहते थे जनरल सीट, आ रहे नीचे, और बाकी अन्य के लिए। और जो मनोनीत हैं इसकी तुलना आप किससे कर सकते हैं, 12 सदस्य। सही बात तो रहेगी कि इन 12 सदस्यों की तुलना अपन इससे करते हैं। अब जो राज्य परिषद है इसमें 60 सदस्य हैं, जिसमें से 33 इलेक्टेड है, 33 इलेक्टेड। इसकी तुलना आप राज्यसभा से करें। हालांकि मैंने आपको इससे तुलना कर दी, पर पहले 2 सदस्य इसमें भी राष्ट्रपति को यहाँ अधिकार था या संविधान में प्रावधान था कि 2 सदस्य एंग्लो इंडियन के लिए चयनित कर सकते। इसमें 33 इलेक्टेड और बाकी के जो शेष है 60 में से 33, ध्यान नहीं रहा देख लेते अपन कितने हैं, 27 सदस्य इलेक्टेड, सॉरी मनोनीत। ये पहले दी संविधानात्मक व्यवस्था केंद्र में थी। तो आपको इतना समझ में आया। अब इसी में अपन देखते हैं कि केंद्रीय विधानसभा के पास कौन कौन से विषय हैं और राज्य परिषद के पास कौन कौन से विषय हैं। तो आपने सभी ने ये नोट किया होगा, तो इसका रिवाइज भी करते रहें। वीडियो को 2-3 बार देखिए। अगर आवाज़ की थोड़ी कमी लग रही है तो उसका भी अपन बहुत जल्दी निराकरण कर देंगे। पर अभी आप जो अपने पास सुविधा है उससे आप काम चला सकते हैं। अब जो केंद्रीय विधानसभा है और राज्य विधान परिषद है, तो इसकी तुलना में वापस आपको करके बताऊंगा अपने भारतीय संविधान के अनुसूची 7 से। अनुसूची क्या होती है ये अपन आगे पढ़ेंगे। यहां से मिटाने का कारण हुआ है। अनुसूची 7 जिसमें क्या है, शक्ति विभाजन। यहाँ पर भी अपन वो देखेंगे। ये पॉइंट कंप्लीट हो चुका है दूसरा, और इसी में मैं जोड़ के थोड़ा आपको आगे बता देता हूँ। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत वर्तमान में 3 प्रकार के विषय हैं। संघ सूची। अनुसूची के अंतर्गत 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, जो संघ सूची उसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है। जो संघ सूची में विषय लिखे हुए हैं उस पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। राज्य सूची में लिखे हुए राज्य सरकार को, और जो समवर्ती सूची में लिखे हुए हैं उस पर दोनों ही कानून बना सकते हैं। परंतु यदि किसी एक ही विषय पर दोनों ने कानून बनाया तो उसमें संघ यानी केंद्र का कानून ज्यादा मायने रखेगा, यानी राज्य से आगे किसका कानून रहेगा, केंद्र का। इसी प्रकार 1919 के एक्ट में भी विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से, केंद्रीय विषय और राज्य विषय। जैसे केंद्रीय विषय में कौन कौन से आ सकते हैं, जिसपे गवर्नर को यानी जो वायसराय था उसकी परिषद को कानून बनाने का अधिकार था। तो उसमें कौन कौन से विषय थे, जैसे अपन देखते हैं। इसमें अपन अगर और अच्छे समझने तो इसको अपन प्रांतीय विषय कर देते हैं। जब अपन इसको राज्यों से जोड़ रहे हैं तो यहाँ प्रांतीय लिख देते हैं, यहाँ केंद्रीय हो जाएंगी। ठीक, केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय कौन कौन से विषय रहेंगे ये और देख लेते हैं अपन।
राज्य परिषद राज्यसभा हो जाती, इसलिए मैंने यहाँ प्रांत लिख दिया। अब ये आप क्या मानोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट और ये स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, इसे तुलना करके देखिए। इसमें जो विषय थे उस पर कौन सा कानून बनाएगा, वायसराय उसकी परिषद। यहाँ पर कौन बनाएगी, राज्य सरकार, यानी प्रांतीय। पहले राज्य को प्रांत बोलते थे, जैसे मध्य प्रदेश या सीपी बोलते थे, सेंट्रल प्रोविंस, यानी मध्य भारत, यानी मध्य भारत प्रांत। और उत्तर प्रदेश को भी बोल देते हैं उत्तर प्रदेश वाला प्रांत, मद्रास थे, ऐसे बहुत सारे प्रांत थे। तो केंद्रीय विषय में कौन कौन से विषय आते थे, तो रुपये पैसे संबंधित आएंगे, तो एक तो सेना आ जाएगी, रेल आ जाएगा। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास था, केंद्र विषय, यानी गवर्नर या वायसराय के पास। इसी प्रकार प्रांतीय विषय कौन कौन से थे, जैसे जन स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य, और दूसरा जैसे अकाल पड़ा तो उसमें भी कौन सहायता करेगी, प्रांत सरकार। यानी जो मेन विषय थे वो किसके पास थे, वायसराय यानी केंद्रीय परिषद के पास। और जो चुटपुट थे जिनमें खर्च ज्यादा था और इनकम कम थी, जैसे जंगल, पुलिस, ये विषय प्रांतों के पास थे। केंद्र में और कौन कौन से विषय आ जाएंगे, केंद्र में सेना आ गई, रेल आ गई, और जो भी बाह्य यानी बाहरी जो आक्रमण या बाह्य जो रिलेशन, यानी कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध थे, वो भी किसमें, केंद्र के पास। जैसे वर्तमान में अगर अपन देखें तो मोदी जी ही विदेश यात्रा पर या किसी देश से कैसा संबंध रहेगा, ये केंद्र सरकार डिसाइड करती है, राज्य सरकार नहीं करती। तो कौन सा विषय है, केंद्र विषय। इतनी बात आपको समझ में आई। कृषि प्रांतीय विषय। अब इतना अगर आपको समझ में आया तो अपन आगे बढ़ते हैं अगले प्रावधान की ओर। अगला अपन देख लेते हैं निर्वाचक मंडल से संबंधित, ये भी आ गई है, निर्वाचक एवं मताधिकार। ये तो आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि अपन ने भारत शासन अधिनियम 1909 में क्या पढ़ा था कि मुसलमान के लिए, 1909 की बता रहा थोड़ा सा तो आपको समझ में जाएगा, क्योंकि हर चीज पिछले चीज से रिलेटेड होती है, इसलिए अपन किसी भी चीज को एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं। यदि हम किसी चीज को रेंडमली पढ़ते हैं तो वो अपने को इतनी आसानी से समझ में नहीं आती। 1909 में आपको बताया था मैंने कि जो मुस्लिम्स थे उनके लिए संप्रदाय, यानी अगर मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा तो उसे मुस्लिम ही वोट देंगे। इस चीज को 1919 के एक्ट में और बढ़ा दिया। किसके लिए भी कर दिया, सिखों के लिए भी कर दिया। जो सिख समुदाय का यदि व्यक्ति खड़ा होगा तो उसे सिख को वोट देगा। दूसरा ईसाइयों के लिए और एंग्लो इंडियनों के लिए भी, ठीक है, इनके लिए भी इस चीज को सांप्रदायिकता को और बढ़ा दिया गया। और इस समय लगभग टोटल भारत की 10% जनसंख्या ने वोटिंग की थी। इसमें महिलाओं को अधिकार प्रदान नहीं था। कौन कौन वोट कर सकते थे, जो कर देता हो, टैक्स देता था। दूसरा जिसके पास संपत्ति हो, और तीसरा जो पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो। इन 3 आधार पर मात्र वोटिंग करवाई थी। अब इससे भारतीय संविधान के जो निर्माता रहे संविधान सभा, उसने क्या सीख ली कि हम जो वोटिंग देंगे वो सार्वभौमिक रहेगी। संविधान में क्या लिखा हो, सार्वभौमिक और सभी के लिए एक समान, यानी लिंग जाति का इनका भेदभाव नहीं रहेगा, ना ही गरीब ना ही अमीर का, ना ही जैसे मध्य प्रदेश को है तो ऐसा भी नहीं, उत्तर प्रदेश को है तो ऐसा भी, सभी को, पूरे भारत में सभी को, जो भी 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं सभी को वोट देने का अधिकार दिया। हालांकि मूल संविधान में 21 वर्ष था, लेकिन उसमें कुछ संशोधन करके 61वें संविधान संशोधन, अपन जब संविधान संशोधन पढ़ेंगे तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी। इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसी प्रावधान में या इसी अधिनियम में एक और प्रावधान यूपीएससी, यानी केंद्रीय यूपीएससी, वर्तमान नाम है इसका केंद्रीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया, जिसे अपन वर्तमान में यूपीएससी कहते हैं। फिर 1935 के एक्ट में स्टेट पीएससी जैसी चीजें भी आने लगी। इसकी शुरुआत
1926 में हुई। रॉस बार्कर नामक एक अंग्रेज थे जो इसके पहले अध्यक्ष थे। इसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे आगे, जब अपन भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे, जब कमीशन जब पढ़ेंगे अपन, आयोग जब पढ़ेंगे। और आपसे अगर परीक्षा में प्रश्न पूछे कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ, तो 1919। और कब हुआ, 1926। तो इतनी बात आपको समझ में आई। इस एक्ट का और रिव्यू यानी पूरा मतलब कैसा काम किया इसने, क्या नहीं किया, इसके लिए फिर 10 साल बाद, 10 वर्ष बाद 1929 में एक कमीशन आने की बात इसमें कह गई थी, जो इस अधिनियम में क्या क्या सुधार हुए, क्या क्या परिवर्तन हुए, उसके लिए इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए और क्या इसका लाभ हुआ, उसके लिए 10 साल बाद आयोग की घोषणा इस एक्ट में की गई। परंतु वहाँ आयोग 1927 में ही आ गया, अपने समय से 2 वर्ष पहले। तो आप सभी को समझ में आया होगा भारत शासन अधिनियम 1919। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।